ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, हमेशा हमेशा काम आएगा आपको। ठीक है, कभी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और पी ऑफ ए और पी ऑफ ए, ये माइनस का है, ये सब प्लस के हैं। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होगा, ये दे रखा होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछ लेगा, तो इसको अकेला करना है। आपको पता रहना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है वो सुनिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, E1 E2 ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे आपके पास, और अगर आपने ये दोनों इवेंट एक साथ करवाने हैं तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करोगे। फॉर्मूला आपके पास कहीं ना कहीं वही आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि जैसे आप लोग निकालते थे ना E1 अपॉन में E2, इसके बराबर होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यही फॉर्मूला है, इसको अकेला कर दिया इसमें, इसको उधर भेज दिया, तो वैसी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कहाँ यूज होता है? E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में E2, E1 इंटरसेक्शन। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला यही है आपके पास। E1 इंटरसेक्शन अगर E2 का अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहला वाला इवेंट करवाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में E1। दूसरा वाला इवेंट करवाइए, लेकिन उससे पहले पहला वाला इवेंट हो जाना चाहिए। अगर कभी भी अगर आपको दो इवेंट अगर एक साथ करवाने हैं, आप चाहते हो दोनों इवेंट एक साथ करवाना, तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे ठीक है, तो ऐसे कैंसिल नहीं होता वो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसे पी ऑफ E1 से पी ऑफ E1 ये अलग चीज है, इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब है कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकल रही है जब आपका E1 इवेंट हो चुका है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऊपर रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नीचे रखना है, कुछ नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, नहीं पता आपको? फर्स्ट पूरी एक्सरसाइज में बताइए इस पे यार। P ऑफ E2 अपॉन में E1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट जब आपका E1 इवेंट हो चुका है। ये मतलब होता है, इसका मतलब है ये। तो इसका मतलब मैं कतई ये नहीं है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉजिकल है। हम निकाल E2 इवेंट हम निकाल के रहे हैं E2 इवेंट, ठीक है। जब हमारा E2 हो चुका होता तो E2 को नीचे रखते, E1 को ऊपर रखते। जो इवेंट हो चुका है उसको नीचे रखना है, जो हो जिसके प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो उसको ऊपर। तो मेरे को तो दोनों इवेंट करवाने थे, आशीष ध्यान नहीं रहा, मुझे दोनों इवेंट करवाने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पहला वाला इवेंट किया और फिर दूसरा वाला इवेंट कर रहा हूँ जब मेरा पहला वाला इवेंट हो चुका। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे वाइट बॉल्स है, वाइट बॉल मान लीजिए 5 है, ठीक है, और रेड बॉल है 3 है। मेरे को दो बॉल ड्रॉ करनी है, इसमें से दो बॉल निकालनी है, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ हाँ भाई बोथ बॉल्स रेड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रेड, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप अच्छा हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, आप समझिए विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है, जैसे देखो मेरे को दो बॉल निकालनी है, तो ऐसा नहीं कि मैं दो बॉल एक साथ निकाल लूँ, ऑब्वियसली होता है पहले एक बॉल निकालूंगा फिर दूसरी निकालूंगा, ऐसे नहीं दो बॉल। तो जब आप पहली बॉल निकालोगे विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, मतलब उसको वापस अंदर नहीं डालोगे पहली बॉल को। हाँ, जो भी आप पहली बॉल निकालोगे उसको वापस नहीं डालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर बोलते हैं नहीं विद रिप्लेसमेंट, तो आपने जो पहली बॉल निकाली है आप उसको वापस डालोगे। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का, आइए देख लेते हैं, दोनों केसेस को देख लेते हैं। यहाँ विद रिप्लेसमेंट है, ये क्या है विद रिप्लेसमेंट, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट निकालता है तो ऑब्वियस बात है, मैं इसमें क्या करूँगा, अपने दो इवेंट सेट करूँगा, एक इवन इवेंट, फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज रेड, बॉल क्या है रेड, और E2 इवेंट में क्या करूँगा, सेकंड ड्रॉ
ठीक है, बॉल इज, और मैं दोनों इवेंटों को एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि मुझे दोनों काम करवाने हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत बॉल राइड चाहिए। ठीक है आशीष, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इस चीज को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कब है, जब आपका इवन इवेंट। तो भाई देखो ना, सबसे पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मतलब आप इवन इवेंट को पहले करा रहे हो और फिर E2 इवेंट को करवा रहे हो, यही तो मकसद था हमारा। वैसे अगर हम ऐसे लें, अगर E2 इवेंट अलग गेट में फिर अपॉन में E1 इवेंट हाँ, सेम है। मतलब क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो सेम है आंसर? नहीं, अलग अलग है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आप जो कह रहे हो, आप मेरे से ये कहना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये गलत है, ये लॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो, इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, आप पता अभी अभी मतलब क्या बातें कर रहे हैं आप, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मान लो 275 होता है, मैं भी अभी आपको ये पढ़ा गया, भाई 2 7 + 5 जो होता है उसको आप ऐसे कर सकते हो, इससे और ये इससे, आप कह रहे भैया ये इससे और ये इससे हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा, ये नंबर है एक साथ। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में E1 का एक साथ मतलब है। अगर आप इसको ऐसे अलग अलग बांटोगे तो ये क्वेश्चन ही बदल गया, आपको कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हो, प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड कर रहे हो, उससे E2 अपॉन E1 निकलेगा नहीं निकलेगा, नॉट श्योर। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अच्छा हाँ, तो इसमें हम लोग करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, हाँ भाई सिक्कू, E1 क्या है, इवन इवेंट क्या है, फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज रेड, मतलब पहली बार हम जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी, रेड होगी। तो भाई फर्स्ट बॉल रेड निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, पेपर में कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 8। अब लिखोगे कितने 3 मल्टीप्लाई, अब इवन इवेंट हो गया, मतलब पहली बॉल निकल चुकी है, विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है खेल। कैसा खेल चल रहा है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपकी जो पहली बॉल रेड निकली है वो आपने वापस बॉक्स में नहीं डाली है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। अच्छा जी, अब सेकंड बॉल भी रेड निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब मुझे बताओ बॉल बची कितनी, एक तो चली गई, 2 ही बची है, तो अब रेड बॉल निकलने की फेवर में कितनी होगी, 2/7। समझ में आया? तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6 अपॉन में, और आपके पास 8 7 56, या फिर आप यहाँ काट भी कर सकते हैं 4, और ये आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन में 20। हाँ, ये बात कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अभी कर रहे हैं ना उसी चीज़ को, लेकिन अभी प्रूव कर देते हैं ना इसी बात को, अगर ऐसा होगा तो भाई नहीं बात है, अगर ऐसा हो जाए। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 हमने देख लिया, कितना बेटा 2/7। आप ही लोग बता रहे हो ना, मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए था 2। अच्छा इसको और देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या कहता है, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या कहता है, सेकंड ड्रॉ बॉल सेकंड ड्रॉ, भाई सेकंड ड्रॉ चाहे फर्स्ट ड्रॉ होता है, 3/8 रेड बॉल है तो आपका मतलब सेकंड ड्रॉ अपॉन है फिर से 3/8 400। ये दोनों अलग अलग काफी अलग मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, ये चीज और ये चीज मैच नहीं है इनका, इलॉजिकल बातें हैं ये। ठीक है, ये दो प्रोबेबिलिटीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्या पता वो ऐसा कुछ देगा नहीं देगा, उसका मतलब है कुछ कि E1 अपॉन में E2 अपॉन में E1, मतलब फर्स्ट इवेंट हो गया, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी तुम मुझे बताओगे, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना। ऐसे इवेंट्स को कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग, डिपेंडेंट मतलब कि भाई जब पहला ड्रॉ हुआ और जब मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं तो पहले ड्रॉ का कुछ इम्पैक्ट है दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब मेरा जो दूसरा वाला इवेंट है वो पहले वाले पे कहीं ना कहीं डिपेंड, उसकी प्रोबेबिलिटी में चेंज आया है। अब जैसे मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन को विद रिप्लेसमेंट करूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं विद रिप्लेसमेंट करूं तो मुझे बताना आंसर क्या आएगा। विद रिप्लेसमेंट मतलब अलाउड है कि जो बॉल आपने निकाली वो आप वापस डाल सकते हो, तो मतलब व्हाइट 5 और रेड 3,
अब मान लीजिए आपने 2 बॉल निकाली है रेड, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ई टू ही निकाल रहे हैं। आंसर कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है? 3/8। 3/8। आप लोग बता रहे हो इस बात को। अच्छा, अब आपने जो बॉल निकाली वो तो वापस डाल दी, तो इम्पैक्ट क्या हुआ? कुछ पड़ा क्या? पहला वाला इवेंट ना भी होता नहीं पड़ा है। तो भी 3/80 आ रही थी, हो गया तो भी 3 तो भी 3/80 आ रही है। तो भाई ऐसे इवेंट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। समझ में आया आशीष? ठीक है, तो 3/8। तो आप आंसर में देखिए फर्क पड़ता है। 9 में 64। देखिए इसका आंसर देखिए और इसका आंसर देखिए, फर्क है ना? तो विद रिप्लेसमेंट, हाँ बाबू क्वेश्चन में बोलेगा ना आपको कि 2 बॉल रेड चाहिए, 1 बॉल रेड चाहिए। नहीं आया? आ गया, बोल दो अभी। आ गया, पक्का? आ गया। आ गया भैया। ठीक है। अच्छा जी, तो पहचान कैसे होती है कि डिपेंडेंट इवेंट है कि इंडिपेंडेंट? एक तो है कि आप क्वेश्चन ही पढ़ लोगे, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में पहचान करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में इवन के इक्वल हो, मतलब इम्पैक्ट पड़े, ऐसा इवेंट कहलाते हैं डिपेंडेंट। क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मतलब उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब तुम अपॉन में इवन लगाओ, पहले वाले इवेंट का कुछ फर्क नहीं होता। फर्क नहीं होता। ऐसे इवेंट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको कभी कोई 2 इवेंट्सों को बोलता है हाँ भाई अप्रूव करो कि ये इंडिपेंडेंट है, तो मतलब आपने इस चीज के LHS को RHS के इक्वल करवाना है। या आपको कह दिया ये इंडिपेंडेंट है, तो मतलब आप इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको हाँ बोल भैया। कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 की 0.8 वैल्यू है, P ऑफ E की वैल्यू कितनी है? 0.3 है, ठीक है। हालांकि इंटरसेक्शन भी छोटी रहती है दोनों इवेंटों से, बताया था मैंने आपको बात। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा इवेंटों से कम रहती है और यूनियन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। मैक्सिमम हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन E तो यहाँ पे 0.3 ये 0.8 और आपसे ये वाला पूछिए, तो इस कंडीशन का यूज़ करेंगे ना आप, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो आप इस कंडीशन को आपको लिख सकते हो, और अगर आपने प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट तो आपने इस वाली कंडीशन को चूज करना है। ये मतलब है। भी डिपेंडेंट है तो इसको प्रूव करते हैं। डिपेंडेंट है तो लेफ्ट वाली, और अगर इंडिपेंडेंट है तो राइट वाली, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। आराम आराम से समझ के क्वेश्चंस करिए, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं। भी इंडिपेंडेंट में बराबर हो सकते हैं दोनों। भी इवन इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू हाँ, ठीक है। अच्छा जी, और ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट वाले में प्रॉब्लम आ रही थी, आई कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट वाले में नहीं, कि बताओ और क्या बताओ। देखो भाई, पहले आप इस चीज को समझ लो। अगर आपसे कोई कह रहा है A और B, या फिर कह रहा है A एंड B, ये 2 चीजें हैं आपके पास। A और B का मतलब होता है A यूनियन B होता है। क्या होता है? A यूनियन B। और अगर आपसे कहता है A एंड B, तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मतलब ये जो बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज A इंटरसेक्शन B, और A यूनियन B में ये पूरा आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट और देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उसके अलावा, उसके अलावा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ A का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई इस A इवेंट को छोड़कर बाकी जो भी जगह है उसकी बात करिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस, तो इसका मतलब है, नहीं मैं पहले इसका मतलब समझिए, A उसके यूनियन बाद B। इसको निकाल लेंगे। मैं भी आपको A यूनियन B सिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट नहीं सिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट सिखा रहा हूँ। तो जैसे A है, यहाँ पर B है, तो A यूनियन B में तो ये पूरा ही आ जाएगा,
इसको छोड़ और इसको छोड़कर जो बच गया छोड़कर जो बचा वो होगा। मतलब ये बाहर वाला था। समझ में आया? अच्छा जी, तो ये सब समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी होगा। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बी का ए और बी में कॉमन है, इसको ना छोड़ के बाकी सारे हाँ बिल्कुल सही पूरा। बात। और जो भी दिख रहा है उस सब आपको तो आपके पास होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ये आपके पास ए। क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए और बी एक कॉम्प्लीमेंट क्या था? बाहर वाला, उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या था? बाहर वाला, और अंदर बाहर वाले को मतलब छोड़ के एक फिर अंदर complement वाला, था। तो ए ही होगा। ऐसा समझ में नहीं है? अच्छा, अब प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? प्रोबेबिलिटी। अगर कोई आपसे कहता है कि Probability। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका मतलब क्या है? तो इसको आप कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? देखो हमारे पास क्या है ना, सेट में तो क्या होता है, हमारे पास एक यूनिवर्सल चीज होती है, यूनिवर्सल सेट होता है। जब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए वाले सेट को माइनस करवा देते हैं। प्रोबेबिलिटी के केस में हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो नहीं होता, लेकिन हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, मान लीजिए 0.2, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकलवा सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आया ना? मतलब क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम वैल्यू क्या ए होती है? 1 का मैक्सिमम होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। हाँ, तो अगर हम मान लो 1 देखो, होती जैसे है। मान लो जैसे देखो ऐसे ऐसे मान लो स्पेशली, जैसे मान लो टोटल 5 सवाल पूछे मैंने से पूछे, ठीक है, 3 राइट दिए और 2 रॉन्ग दिए। गलत तो दिया। अगर मैं बोलूँ हाँ भाई राइट बोलने की प्रोबेबिलिटी बताओ उसकी, तो आप मेरे को फटाक दे से बता देंगे। 3/5। ठीक है, अगर मैं रॉन्ग पूछने की बोलूँ तो 2/5। लेकिन इसका एक तरीका और भी है। 1 माइनस में 3/5। समझ में आया ना? देखो दोबारा देखो, नहीं आया कंसंट्रेशन इग्नोर। तो 3/5। तो मान लो इवन इवेंट मैंने बोला हाँ भाई राइट, और फटाक से होता है, पेपर में 3 है, टोटल कितने हैं? 5 है, तो 3 में 5 टोटल। अच्छा, जब E2 इवेंट निकाला, रॉन्ग की बात हो रही है, तो हमने बड़ा सिंपल, पेपर में 2 है, ठीक है मैं इसके अगेंस्ट में, लेकिन भाई या तो सिक्कू राइट बोल रहा है और या तो रॉन्ग बोल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं राइट और रॉन्ग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना? तो मतलब ये है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है, भाई राइट अगर ई है, मतलब इवन अगर राइट है, तो इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? रॉन्ग। अगर आपने वो निकालना तो एक प्रोसीजर ये भी तो है, तो 1 माइनस 3/5 इनसे कितना आ गया? मैच हो, लेकिन वो उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब सच बोलने की अगर ये है तो झूठ बोलनी चाहिए। तो आपने इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आया? हाँ, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट। उसकी बात ही करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा चेक कि करना नहीं होगा ना? नहीं ऐसा नहीं आएगा आपको वो पूछ लेगा, जैसे ए इवेंट दे देगा और आपको बोलेगा हाँ ए नॉट की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा दे देगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए, हमने कुछ डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़े हैं। पढ़े हैं। हाँ, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास 2 सेट हो गए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप मुझे बताओ कौन सा वाला पोर्शन शेड करें? इनने छोड़ के बाहर बाहर वाला, तो ये वाला करेंगे ना, सही है। अच्छा, अगर मैं इसको निकल रहा हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, अब
आप मुझे बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? चलो ड्रॉ कर लेते हैं इसको, फिल करके देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए को छोड़कर अगर ये ए है ए को तो ये छोड़कर जो बचा। और ये सही है ना? ए कॉम्प्लीमेंट गलत तो नहीं सकती है। हाँ, और बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के। ए के अंदर आ रहा है ना, तो बी के अंदर आ रहा है तो क्या होगा? ए के अंदर तो आ रहा है ना भाई। ए और आप लोग तो वाली बात कर रहे हो, जैसे मान लो आशीष और मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, दादा लाई है, ठीक है, तो भाई उस पर आशीष का हक है ना। मैं सिक्कू कह रहा है नहीं भैया मेरे को आशीष का नाम नहीं पसंद। अब फिर मैंने बोला सिक्कू ये मेरी और आशीष की मिक्स प्रॉपर्टी, बोला भाई मैंने आपसे पहले कह दी मुझे आशीष को नाम भी नहीं पसंद, तो दादा लेनी चाहिए ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जिसमें ए का पार्टिसिपेशन है, कुछ भी नहीं मानना, या किसी के साथ ही क्यों ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें ए का वजूद ही नहीं होना चाहिए। और बी वाले में ये और ये। ठीक है, अच्छा जी। बी का कॉम्प्लीमेंट, भैया जो ए का ये वाला हिस्सा। बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? बी वाले को छोड़ के भाई ये बाहर वाला फिर शेड हो जाएगा, अब की बार ये भी शेड हो जाएगा। और ये और। अब आप तो इसमें कॉमन तो भैया बाहर वाला है। कॉमन पार्ट कौन सा है? बीच वाला, बाहर वाला। बाहर वाला है, दोनों में शेड हुआ है बाहर वाला। तुमने नोटिस नहीं किया? देखो अभी बाहर वाला शेड ही ना, अब देखो समझ गए भैया। अब भी बाहर वाला शेड है। बीच वाला भी तो बीच वाला कहाँ शेड हुआ? बीच वाला तो दोनों में से किसी में भी नहीं है। हुआ नहीं तो हुआ नहीं तो इंटरसेक्शन कैसे हो गया? वो उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, मैं आपको अलग डायग्राम बना दूं, बता दे बना आ दूं। गया सिस्टम। गगन नहीं है आगो भाई को है इसमें कैसे अलग अलग बना दे। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब बी कॉम्प्लीमेंट हो देखो तुम, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर मतलब अब तुम मुझे बताओ दोनों में कौन सा पार्ट है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में शेड होगा? बाहर वाला। बाहर वाला, भीतर वाला कहाँ है? यार भीतर वाला तो भीतर काहे से तो लगा बी है? आगो भीतर वाला ना बाबू अलग धर्म भगवान का नाम अलग रहा। चले यार समझ बताइए हम लोग देखेंगे कौन सा बीच वाला पार्ट है ये शेड हमें तो ना दिखा कहाँ है रो है। बीच वाला खाली तो पड़ा हुआ है, यहाँ भी खाली पड़ा हुआ है। शेड कहाँ हो रहा है? ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ऐसा पार्ट बताना है जो दोनों में कॉमन हो। तो आप मुझे बताओ सिर्फ बाहर वाला ही तो है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर वाला यही बात तो हो रही है। इसका मतलब ये चीज और ये चीज हाँ भैया बराबर है। बोलो हाँ भैया ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया। एक बार दोबारा बताना। बाहर बाहर कोई तो आएगा हमें क्या वो प्लीज एक मिनट इधर ध्यान दो। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ए के पार्ट को छोड़कर। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी वाले को छोड़कर यस और इनका बी इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ सबको छोड़ के जो दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन आएगा, जो दोनों में शेडेड तो भैया ये बाहर वाला है। बाहर वाला ही तो है। तो भाई कहीं ना कहीं ये यही बात तो हो गई हाँ जो होगी ए यूनियन बी का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में तो बाहर कोई है। भाई देखो तू ए डैश बी आ गया में, अब हम बी डैश में ए आ गया, भाई ये भी तो होगी दोनों खाली इंटरसेक्शन दोनों में होगा। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में शेडेड है? बताइए भाई। हाँ भैया, इसमें तो इसमें ए ना हो रहा शेड, इसमें गए तो इसमें बी ना हो रहा शेड, लेकिन बाहर वाला पार्ट तो दोनों में हो रहा है। अरे ये चीज और ये चीज बराबरी तो है, इसका मतलब ये चीज और ये चीज। अच्छा, इसको याद रखने की एक टेक्निक है भाई, कॉम्प्लीमेंट सबको मिलता है, ए को भी मिलता है, बी को भी मिलता है, यूनियन को भी मिलता है। तो ए को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी को मिलेगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन को मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट। टेक्निक याद रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हैं? ए हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, होल बना है। अरे हाँ हाँ समझ में लो भैया अब यहाँ
बाबू छोड़ो इस चीज को, इधर इधर शांत, मैं कुछ और चीज छोड़, मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा। लेट मी कंप्लीट दिस। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, तो ये आपका उल्टा हो जाता होगा। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जब ये इसका उल्टा तो ये इसका उल्टा होगा। हाँ सही बात है ना, समझ में आ रहा है? तो आपने इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर अगर मान लीजिए यही चीज अगर प्रोबेबिलिटी में होती, अब आप क्या पूछे थे, नाइदर ए नॉट, पहले तो नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, नॉट अरे कुछ और भी तो लिखा होगा साथ में, बीच में और एंड वेंड कुछ तो लिखा एंड होगा। एंड बताओ ना इस बात को, सॉरी, नॉट ए नॉट एंड नॉट ए एंड नॉट बी। ये चीज लिखिए। आपको बोला इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो कहीं ना कहीं आपसे वो यही तो कह रहा है, ए डैश यूनियन यूनियन बी डैश। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है ना। चलो इस प्रोबेबिलिटी तो बाद में देखेंगे, तुम मुझे एक बात बताओ, एंड का मतलब तो आपने अभी इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन, हाँ। तूने यहाँ भाई नहीं इंटरसेक्शन सही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम कहीं ना कहीं ए यूनियन बी का मेरी बात तो रहा हूं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई, डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से। हाँ। तो भाई अब मैं इस चीज को, अब मान लो मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकलवानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी में से माइनस करवा, यस। बचा हुआ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। आप हाँ कैसे भैया। पता हुआ तो अरे वो अरे ये तो रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी में से कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। अरे ये यार ये कह रहा है यहाँ से यहाँ कैसे आया मैं? ठीक है ये तो मैंने डी मॉर्गन लॉ में मैंने, कौन? क्योंकि मेरे पास ना इन सब का प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालने का कोई तरीका नहीं है, इसी का कोई तरीका नहीं है, इसी का तरीका ऐसे ही है। ओके। और बताओ, नीदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, भाई देखो बीच में और आ रहा है, तो मतलब ना ही ए है कुछ भी ना ए डैश यूनियन बी और आ रहा है ना, नाइदर नॉर और का ही पार्ट ए डैश यूनियन बी डैश इसकी बात हो रही है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, ए ए इंटरसेक्शन बी का होल का पावर है, आप इसको 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पावर हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी निकलेगी, इसकी निकल जाएगी। आगे हाँ ये अगर ज्यादा वर्ष कमरा तो खत्म हो जाओ इसको। ठीक है, खत्म। ठीक है भैया, बाकी एक्सरसाइज खत्म। नहीं, इस एक्सरसाइज को हम और करेंगे कल, ठीक है। खत्म कर दई भाई ये खल्ला एक्सक्लूसिव बदली मुझे हाँ, mutually एक चीज और exclusive। सीख लो, एक चीज और सीख लो, सही बात है। एक बार इस चीज को और देखो भाई, भूल गए होंगे आप लोग, दोबारा देख लीजिए। दो चीजें और होती हैं, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो, एक होता है, Exhaustive। अरे प्लीज, ठीक है। तो एक आपके पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक है आपके पास म्यूचुअली एग्जॉस्ट। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, पहले ना इनको सेटों में समझो, फिर हम प्रोबेबिलिटी में भी समझ लेंगे। सेटों में क्या होता है कि कब हम दो इवेंट्स या हम दो सेटों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं, हम उन्हें तब बोलते हैं जब उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम कहीं ना कहीं डिसजॉइंट सेट भी कह देते हैं। नो इंटरसेक्शन, No इंटरसेक्शन इज intersection। जीरो। हाँ, इसका मतलब इनके बीच में जो इंटरसेक्शन भी होगा ही दैट इज नल सेट, फाइव नल सेट, फाइव सेट, फाइव जीरो। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे दो इवेंट, अगर मुझे ये बात पता है कि ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो मैं उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या कह सकता तो बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हूँ? 0 उनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन, मतलब उन दोनों इवेंट में, क्योंकि दोनों डिफरेंट सेट हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई कॉमन सैंपल स्पेस तो होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल मानी जाएगी। समझ में आया? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अच्छा, एग्जॉस्टिव देखिए, एग्जॉस्टिव में क्या होता है ना
एग्जॉस्टिव में आपका जो ए यूनियन बी होता है, पहले सेटों में समझो, ए यूनियन बी जो होता है ना, वो टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाना चाहिए। ये यूनियन भी हाँ मतलब, हाँ जैसे मतलब एक जैसे मान लो मैंने एक डाइस उछाली, सैंपल स्पेस क्या होगी 1 2 3 4 5 3 4 5 और सही है। अच्छा जी, फिर मैंने बोला कि भाई मेरे दो इवेंट हैं, एक ए इवेंट कहता है इवन लो, 1 2 3 बी कहता है ऑड लो। और 1 बस अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ए यूनियन बी करने लगूं, कल को सेट बनाने लगूं, तो भाई इवन में तो 2 4 6 कवर हो जाएंगे, ऑड में 1 3 6 तो भाई कहीं ना कहीं टोटल सैंपल स्पेस ही तो आ गई। हो गया। अरे आ गई ना, ए मैं तो बना रहा था ए यूनियन बी, लेकिन ये बन गई टोटल सैंपल स्पेस। तो जिस इवेंट्स में या जिस सेट में, इवेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सेट की बात कर रहा हूं मैं, फिर प्रोबेबिलिटी में समझ लेंगे इसी बात को। सेटों में समझो, अगर ए सेट यूनियन बी सेट, अगर आपके टोटल सैंपल स्पेस नहीं बोलता मैं, यहाँ यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया यूनिवर्सल सेट के, मतलब जितने भी पॉसिबल सैंपल स्पेस पॉसिबल सबके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी से ही आ गया सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे सेट कहलाते हैं एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, मतलब सारे के सारे सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट कर लिए, उन्होंने यूज कर लिए जब उनका यूनियन बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे इवेंटों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, मान लो 6 आएगी, तो आप मुझे बताओ भाई 6/6 में काटा पीटी करके बनी तो 1 तो मतलब ये है कि जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं ना, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इंटरसेक्शन की बात नहीं हो रही एग्जॉस्टिव में इंटरसेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, यूनियन का लेना देना, उनका यूनियन ही मिलकर टोटल सैंपल स्पेस बना देता है। तो ऑब्वियस बात है 6/6 चलेगी। और उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, उसमें इंटरसेक्शन से लेना देना है, वहाँ यूनियन से लेना देना है। तो आपने इस बात को समझना है कि अगर दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और अगर दो इवेंट अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। ठीक हो गया। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।